हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, फाइनली रेलवे ने सीबीटी 1 के रिजल्ट और सीबीटी 2 के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस कर दी है। आप ये देख सकते हो 5 दिसंबर 2021 को रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप इसकी सेकंड वाली लाइन को रीड करो, द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज करंटली अंडर प्रोसेस एंड द रिजल्ट आर टेंटिवली शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी जनवरी 15 2022। 15 जनवरी 2022 को हमारा जो है रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा गाइस। और हमारा जो एग्ज़ाम लिया जाएगा गाइस सीबीटी 2, अगर इस थर्ड वाली लाइन को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम फॉर द कैंडिडेट्स हु गेट शॉर्टलिस्ट इन सीबीटी 1 इज टेंटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 14 टू 18 2022। तो गाइस 14 से 18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा 2022 में। तो रिजल्ट के जस्ट 1 मंथ बाद हमारा एग्ज़ाम है। आज से मैं करूँ तो करीब करीब हम पे 2.5 मंथ है गाइज हमारे पास। तो गाइज हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम जो है सीबीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन करते हैं। गाइज जो हमारा मेन पर्पस था यही था, जो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना और साथ के साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। तो गाइस जो मैं है जनवरी के जो जितने भी सेट हैं मैं हम पहले ही कर चुके हैं। आज मैं 3 फरवरी 2021 के सेट लेके आया हूँ। तो जितने भी 3 फरवरी से पहले जितने भी सेट हुए हैं मैं सारे करा चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बट एक बार ज़रूर देखना कि मेरा जो क्वेश्चन को कराने का तरीका है वो कैसा है। कि मैं गाइस क्वेश्चनों को कराता हूँ, क्वेश्चनों को जब मैं कराता हूँ गाइस, एक तो मैं बेसिक चीज़ बहुत बताता हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ बताता हूँ। सेकंड, मैं फॉर्मूले भी ना रटाता नहीं हूँ, मैं फॉर्मूले ट्रिक बताता हूँ कैसे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, ना कि ट्रिक। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कैसे फॉर्मूले को याद किया जा सकता है। मतलब कुछ बंदे क्वेश्चनों को ही रटाते हैं, मैं फॉर्मूले को बताता हूँ कि कैसे आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू याद कर सकते हो। तो गाइज एक बार वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं गाइज फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 1200 की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये 80 पैसे है, उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो 1200 रुपये है और एक को हमने x% पे दिया गया है और एक को y% पे दिया गया है। बट जो इनकी जो डिफरेंट आ रहा है ना, इनको मतलब इनका जो रुपये में जो डिफरेंट आ रहा है वो आ रहा है 10 रुपये 80 पैसे। और वो भी कितने टाइम के लिए? वो भी आ रहा है 3 साल के लिए। अब भाई 3 साल के लिए आ रहा है तो 1 साल के लिए कितना आ रहा है? 3 रुपये 60 पैसे। अब 3 रुपये 60 पैसे आ रहा है गाइस, क्योंकि SI है तो हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, SI में सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो अब देखते हैं 1200 रुपये पे 3 रुपये 60 पैसे कितने परसेंट होता है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो गई और इसका एक जीरो हम ले लेते हैं यहाँ पे। और तो 12 या 36, तो ये कितना आ गया? 3/10। अब 3/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.3%। तो गाइज यहाँ पे जो हमें बोल रखा है कि x% और y% का जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.3%। ना मुझे x की वैल्यू पता, ना मुझे y की वैल्यू पता, बट हाँ इतना पता है कि ये इससे 0.3% ज़्यादा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? गाइस क्वेश्चन को समझना। 10 पुरुष और डेज कितने हो गए? 18 दिन। अब 6 दिन बाद 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में समझना, 6 दिन बाद मतलब 18 दिन का काम था, 6 दिन काम हो चुका है और उसमें भी 10 मैन ने काम किया है। तो अब कितना काम बचा भाई? 12 दिन का काम बचा। और किसके इक्वल है? 10 मैन काम कर रहे थे। तो अब कह रहा है कि इसको 6 दिन बाद 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। पहले 10 काम कर रहे थे, अब कितने हो गए भाई? 5, 15 पुरुष हो गए क्योंकि 5 ऐड हो गए। अब कितने दिन लगेंगे? ठीक है गाइस, तो निकालते हैं इसको। क्या होता है? 5 तिया 15 और 4 तिया 12, सॉरी ये हो गया 5, 3 से काटा और ये 2, तो कितने दिन हो गए? 8 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा? ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम फाइंड करते हैं। देखो
एलसीएम बच्चों की तरह मत निकालने लग जाएगा। 22 का फैक्टर निकाला, फिर 24 का फैक्टर निकाला, फिर 48 का फैक्टर निकाला और फिर 16 का फैक्टर निकाला। अब तरीका बताता हूँ क्या होता है। जो छोटा नंबर है उसको पकड़ लो, तो इसके फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो गया। अब इसके क्या होते हैं, मुझे इसको बना लेता हूँ 16 तिया 48। ठीक है, तो 16 तो आ गया यहाँ पे, ये आ गया, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 48 का भी हो गया। अब आते हैं 24 का। 24 का क्या होता है भाई, 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24, 3 भी आ गया यहाँ पे, और देखो ये 8 भी आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं 22 का, तो क्या होता है 2 इंटू 11। देखो दो तो ये हैगा यहाँ पे, एक दो तो है ही, और एक 11 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो कितना हो गया, 48 हो गया। 16 तिया 48 और इंटू 11 मल्टीप्लाई करी, 88 का 8 हो गया, और 11 चौक 44 और 8 कितने हो गए 52। तो 528 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अगर यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है। कह रहा है 100 की चीज़ को 150% लाभ पर बेचा गया। अब प्रॉफिट कितना है, 150% का है, तो बेका कितने पर गया होगा, ऑब्वियसली वो 250 रुपये में बेका गया होगा, तभी उसको 150 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि इनका डिफरेंट कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस और जो है कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2:5। अगर मैं इसको 50 से काटता हूँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है दी गई आकृति में आयत पुरुषों को दर्शाती है। ठीक है, आयत जो है ये पुरुषों को दर्शाती है, ये पुरुषों को दर्शाती है, तो मेन हो गया। और त्रिभुज शिक्षित वर्ग को दर्शाती है, तो ये किसको दर्शाती है, शिक्षित के लिए 6 लिख लेता हूँ, टीचर लिख लेता, टी लिख देता हूँ टीचर। कह रहा व्रत शहरी को दर्शाती है, तो ये शहरी को दर्शाती है। और वर्ग किसको दर्शाता है, लोक सेवकों को, तो ये लोक सेवकों को दर्शाता है। और शहरी क्षेत्र में रहने वाले, शहरी क्षेत्र में रहने वाली मतलब ये हमें वर्ग लेना पड़ेगा। और शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, तो शहर किसमें किसकी पूछ रहा है, ये शहरी और शिक्षित, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा केवल 4। जो एक हमें एक किसका चाहिए, ये हो गया शहरी। ठीक है, और जो शिक्षित है वो क्या है, ट्रायंगल। इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइस इसका 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 7 संतरे, 28 सेब, ठीक है, और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो, तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो भाई अब क्या करना होता है इस क्वेश्चन में हमें लेना पड़ता है एचसीएफ। तो अब मैं तो एचसीएफ ले लेता हूँ पहले। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली 7 हो जाएगा। तो समझना गाइस, कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो है यहाँ पे पढ़ना कि एक पंक्ति में केवल एक ही तरह के किस्म के पेड़ हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे किसकी लगा रहा हूँ, संतरे की, तो इसमें केवल संतरे ही हो, आम ना हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एप्पल की लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी एप्पल ही होने चाहिए। तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, ये 7, यहाँ पे 7 सेब आ गए। ठीक है, इसमें 7 संतरे आ गए, सॉरी ऑरेंज आ गए। एप्पल कितने आ गए, तो 28 है, तो 4 लाइन हो जाएगी 7 7 की, सेम सेम होनी चाहिए भाई, ये भी 7 7 की और 7 की, ये भी 7। ठीक है, अब बचते क्या, अब हो गए यहाँ पे आम मैंगो, तो कितनी लाइन हो जाएंगी, 7 6 42, क्योंकि 7 7 की आनी है। तो एक तो हो गई कितनी यहाँ पे, एक तो इसकी हो गई संतरे की, और कितनी 4 हो गई किसकी, एप्पल की, और 6 किसकी हो गई, मैंगो की। तो कितनी हो गई संख्या, टोटल 11। तो 11 संख्या हो जाएंगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आता है, 100 स्टूडेंट है और एवरेज कितना आता है 25, और एक जो दूसरी के है उस बी, और इसमें कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, और इसका एवरेज कितना आ रहा है 70, और मेरे से कह रहा है कि इन दोनों का मिक्स का कितना आएगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 रेशियो हो जाएगा। अब तरीका क्या होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी और इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, तो कितना हो गया 50
जब मैंने 2 की 25 में मल्टीप्लाई करी और इसकी करी तो 1 की 70, और ये 2 और 1 कितने हो गए 3, इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 120 अपॉन में 3। तो ये वैल्यू किसकी आ गई गाइज हमारी x की, तो 40 हो जाएगा। तो जो माध्य आएगा कितना हो जाएगा गाइज d। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 25 और 70 और 40, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है 30, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। तो आप देख सकते हो ये 2:1 में ही आ रहा है, और ये भी पहले भी क्या था 2:1 में ही था। तो ये चीज़ चेक कर लिया करो गाइज अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन मेरा फर्स्ट टाइम में ठीक है तो मत चेक करे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक भाग के पर्सन में भाजक भागफल का दुगुना एवं शेष का 6 गुना है, यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइज अगर देखो भाजक, देखो अगर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक होता है डिविडेंड, बोले तो ये क्या होता है भाज्य, ठीक है, ये हो गया हमारा भाज्य। और एक होता है भाजक, बोले तो डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र इसे कहते हैं भाजक। फॉर्मूला लिखता हूँ इसका डायरेक्ट पहले, और इनटू क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट, और इसको कहते हैं हम भागफल, जो हमारा भागफल होता है ये, और प्लस शेषफल, तो शेष को क्या लिख देते हैं रिमाइंडर, ठीक है, शेष को हम लिख देते हैं रिमाइंडर। तो गाइज अब मुझे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है भाज्य बताओ। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, अब देखो इसका रेशो इन तीनों का रिलेशन दे रहा है हमें, कह रहा है जो डिवाइजर का जो है, कह रहा है भाजक भागफल का दुगुना है। जो डिवाइजर है ना वो किसका, क्वोशेंट का कितना है दुगुना, मतलब ये 2:1 है। और कह रहा है एवं शेष का क्या है 6 गुना, मतलब डिवाइजर जो है वो किसका, रिमाइंडर का कितना है 6 गुना, 6:1। तो इसका मैं रेशो निकालता हूँ, तो क्वोशेंट डिवाइजर और रिमाइंडर, तो ये 1:2, और ये क्या हो गया 1, ठीक है, सॉरी ये कितना हो गया 6 और 1। तो जब मैंने इसको निकाला तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 6, 12 और 2, इसके जो रेशो आ गए। अब गाइज रेशो आ गई तो कितना हो गया, मैंने 2 से काटा तो कितना हो गया 3 रेशो, और 6:1, तो रेशो आ गए इनके ये। अब कह रहा है कि यदि शेष जो है रिमाइंडर क्या है 8 है, तो 1 की वैल्यू मुझे 8 दे दी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 8 से हो जाएगी, 6 8 48। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 8 से, तो कितना हो गया 8 तिया 24। अब मेरे को वैल्यू पता लग गई, तो अब मैं डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूँ, जो भाजक की जगह है, सॉरी डिवाइजर की जगह वैल्यू डालता हूँ 48, और क्वोशेंट कितना है 24, और रिमाइंडर कितना है भाई 8। तो अब निकालता हूँ, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक है, देखो 24 दूनी 48 होता है, मैंने डायरेक्ट 24 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस इंटू 2 + 8, तो कितना हो गया 2 6 12 का 1 14 और 1 15 का 1 2 पंजे 10 और 1 11 + 8, तो कितना हो गया 1160। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा डी। तो गाइज ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है और इसके शीर्ष की ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। गाइज ये क्वेश्चन हमारा गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी स्टानी रॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप देखो कह रहा है समबाहु त्रिभुज, बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका परिमाप कितना है 36 मीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती है, तो इसका पैरामीटर क्या हो गया भाई 3a। अब 3a हो गया तो इसकी साइड कितनी आ गई 12। अब इसकी साइड 12 आ गई तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया का जो इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया, कितना हो गया 3, तो 12 तिया 36, 36√3, जो इसका वो आएगा हमारा एरिया क्या आएगा 36√3, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा। सेकंड चीज़ गाइस, जो यहाँ पे हमें दे रखी है हाइट 6 मीटर, ठीक है, हाइट 6 मीटर, इसकी हाइट 6 मीटर नहीं होनी चाहिए। इसकी हाइट क्या होगी गाइस, आपको मैं बता दूँ, देखो 36√3 है, ये किसकी इक्वल है भाई, ये हाफ होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब 36 ये भी एरिया होता है, ये भी एरिया का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई होगी 72√3, और बेस क्या है, बेस होता है ये, ठीक है, बेस होता है ये, तो ये क्या भाई, ये हमें साइड थी तो 12 ही है, और हाइट क्या होगा ये जो मुझे निकालनी है, तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड करा, क्या हो गया 6√3, तो हाइट जो आ गई मेरी 6√3 आ गई। तो और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 6 मीटर, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक आदमी ने 20 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक स्कूल के से एक पार्क तक की दूरी तय की और 5 किलोमीटर की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 आवर का समय लगता है तो
पार्क से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। गाइस क्वेश्चन के अंदर समझना, ये स्कूल है और ये पार्क है। कह रहा है यहाँ से 20 किलोमीटर की स्पीड से गया, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, और जब आया स्कूल की तरफ, ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। अब आप देखोगे डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर के हिसाब से भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया और 5 किलोमीटर से भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो गाइज इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, इसका हमारा एवरेज स्पीड का ये होता है, अगर ये x है और ये y है तो क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखना, 2x की स्पीड कितनी है 20 और y की वैल्यू स्पीड कितनी है 5 और x की वैल्यू 20 प्लस 5, तो ये कितना आ गया भाई 200 अपॉन में 25। तो मैंने इसको करा तो कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। जो इनकी एवरेज स्पीड है ना वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। अब 8 किलोमीटर की इसकी स्पीड है और टाइम इसने कितना लगाया भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगाया 5 आवर, ठीक है। उसने जो पूरी यात्रा में समय लगाया 5 घंटे, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने गाइस 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे हाफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक तरफ का डिस्टेंस बताना, क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो आंसर क्या है हमारा गाइस इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन को समझना, देखो यहाँ पे फिजिक्स में जो पास हुए हैं 80% छात्र पास हुए हैं, ठीक है, पास। फेल कितने हुए 20%। अब भौतिक विज्ञान फिजिक्स में, अब यहाँ केमिस्ट्री में देखोगे आप 70% छात्र जो हैं पास हुए हैं और 30% छात्र हुए हैं फेल। कह रहा जबकि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर मैं देखूँ इन दोनों में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में, इसमें 15% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ये किसका है फेल का है। तो अब मैं फेल का वो बनाता हूँ वेन डायग्राम। तो गाइज एक हो गया फिजिक्स और एक हो गया हमारा केमिस्ट्री, ये हो गया हमारा फिजिक्स और एक हो गया हमारा केमिस्ट्री। दोनों में फेल होने वाले छात्र 15 हैं। केमिस्ट्री में कितने हैं 30 छात्र हैं, 30% छात्र हैं, तो 15 तो ये हो गया कॉमन, तो 15% छात्र और हो गए, ठीक है। अब फिजिक्स में कितने फेल हुए हैं 20%, तो 15 तो कॉमन ये हो गए, तो 20 में से 15 गए तो 5 केवल बचे यहाँ पे। अब कह रहा है कि यदि 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो जो ऐसे कुछ छात्र हैं गाइस जो फिजिक्स में भी पास हुए हैं केमिस्ट्री में भी पास हुए हैं, तो कितने छात्र हैं, तो अभी तो देखोगे ये कितने 5, 15 और 15, तो ये कितने हो गए 35% जो छात्र हैं। ये छात्र ऐसे हैं गाइस जो फिजिक्स में फेल हुआ होगा कोई एक, या केमिस्ट्री में फेल हुआ होगा, या फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हुए हैं। तो कितने छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो केवल 65% छात्र हैं, ठीक है। 100 में से इसको माइनस कर दो कि कितना हो जाएगा 65%, और 65% की वैल्यू दे रखी है मुझे 325, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो गई गाइस, यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 5%, 5 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 500। तो कितने टोटल छात्र थे 500 छात्र थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जब मुझे इतनी इजी वैल्यू दे दी तो मेरे को बहुत आसान तरीके से कर सकता हूँ। 100 रुपये मूल्य था, मैंने 20% की कमी करी, 20% की कमी करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपये। अब कह रहा फिर 10% की वृद्धि करी, ठीक है, 10% की वृद्धि करी, 80 का 10% कितना होता है गाइस 8, तो अब ये कितना हो गया 88, दोनों का डिफरेंस कितना है 12। तो कह रहा है मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन कितना है, तो भाई 12% कम हो गया ना, तो 12% कम हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है और 16 4x की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो गाइस जब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, अब मुझे देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं और मुझे एक्स वैल्यू मतलब दो ही वैल्यू फाइंड करनी है, एक एक्स और वाई। जब भी आपको मतलब दो वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी, ध्यान रखना, ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी होंगी। और आपको जब कभी तीन की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको तीन इक्वेशन देगा, जैसे एक्स प्लस वाई
प्लस जेड, मतलब ये 3 वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो आपको 3 इक्वेशन देगा। तो जब मेरे को 2 इक्वेशन दे रखी है और मुझे 2 वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमेशा किससे करेंगे गाइस, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ बिल्कुल। देखो 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू किसका दे रखा है, 16। तो मैं ये 2x प्लस वाई और इसको 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको लिख सकता हूँ और जब मैंने पावर को गाइस कंपेयर किया, पावर को कंपेयर किया तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, पावर पावर को कंपेयर किया, ये 2 को मैंने हटा दिया और मैंने x प्लस वाई की जो है इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा। तो ये गाइज ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, ये हो जाएगा 64 x माइनस का y और इज इक्वल टू 2। अब गाइज यहाँ पे देखोगे 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6, तो ये क्या हो गया x माइनस वाई और 2 की पावर 1। जब कुछ नहीं है तो गाइज तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। जब मैंने पावर को कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस का y 1। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई गाइज, 1/6। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तो गाइज थोड़ी जगह कम है इस वाले में, तो कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई, स्पेस थोड़ा कम था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 और x माइनस का y 1/6। अब देखो मैं क्या करना आता था तरीका, अब जो माइनस प्लस है अपोजिट साइन है उसको क्या करो, ऐड कर दो। जब मैं ऐड करता हूँ तो y जो उसके अपोजिट साइन है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2x। और जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/6, 6 चौक 24, 25/6, 25/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 25/12। ठीक है, बस इतना ही देखो, 25/12 एक्स की वैल्यू कहाँ है, केवल इसमें। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइस, डी। बाकी आपको चेक करना है वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू भी चेक कर लो। जब देखा क्या रहा, मेरे को एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे को 4 पता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई और मुझे एक्स की वैल्यू पता लग गई, क्या है 25/12। बस गाइस वाई की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता लग जाएगी, वाई की वैल्यू निकालने है, तो 4 में से 25/12 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 12 चौक 48 माइनस का 25/12। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 23/12। तो यहाँ पे भी क्या है 23/12। ठीक है गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगने से 48 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो गाइज ये पैरेललोग्राम कह रहा है। पैरेललोग्राम की बात करें यहाँ पे हम, थोड़ी सी इसकी मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। जो आमने सामने वाली भुजा होती हैं ये आपस में पैरेलल भी होती हैं और ये आपस में इक्वल भी होती हैं। ठीक है, जो 3 बना रहा हूँ ये 3 के इक्वल है और जो 2 बना रहा हूँ ये 2 के इक्वल है। अगर मैं इसको ए और बी सी और डी लिखता हूँ तो ए भी क्या है, किसके इक्वल है, सी डी के। और जो ए डी जो इक्वल है गाइस, ये किसके इक्वल है, बी सी के। ठीक है, इक्वल भी हैं और आल्सो पैरेलल भी हैं गाइस, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जो उसका सबसे छोटा कोण है इसके दुगने से 48 कम है, मतलब उसके सबसे छोटे और बड़े का रिलेशन दे रहा है। अब गाइस अगर देखोगे यहाँ पे जो बी और डी है, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जो एंगल डी है और एंगल बी के इक्वल है और जो एंगल ए है ये एंगल सी के इक्वल है। क्या हो जाएगा, एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं आपको रिलेशन बताऊं, ए और जो डी है ये क्या होंगे आपस में, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, और सेम डी और सी क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री। सी और जो बी डी बी डी होगा, सॉरी बी होगा, ये भी 180, और जो बी और ए होगा वो भी 180 डिग्री होगा। मतलब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं इसके साइड वाले, इनका जो सम होता है वो 180 होता है। अब कह रहा है कि तो ए, तो भाई ये कौन सा बड़ा एंगल है और डी क्या है, छोटा। तो कह रहा है कि इसके जो रिलेशन दे रखा है उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगने से 48 कम है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये एक्स है जो स्मॉल है, तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। कह रहा है जब मैंने वाई किसको, छोटे को मैंने डबल किया, तो इसको जब डबल किया तो बड़े वाले से कितना कम है भाई, ये 48 कम है। ठीक है, 48 डिग्री। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, और बल्कि जब x और प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। क्योंकि गाइस क्योंकि इनका जो सम होता है ना एडजेसेंट एंगल का 180 होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मुझे 2 वैल्यू दे दी तो मैं दो इक्वेशन दे दी तो मैं 2 वैल्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक तो मेरी इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ पे, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, तो 180 माइनस का x। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो ऐड ही कर देता हूँ इसको।
ऐड मैंने जब किया इसको तो y से तो y कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया भाई, जब x ये हो गया तो कितना हो गया 230, 230 में 228, ठीक है 228, और जब 3 से इसको काटा तो 7 या 21 और कितना हो गया 76। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जो 76, जो छोटा एंगल है वो कितना आ गया 76 डिग्री, और जो बड़ा वाला है वो कितना हो जाएगा 104 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है गाइस, तो अब मेरे से कह रहा है कि बड़े कोण का माप क्या करेगा, तो बड़े कोण का माप होगा गाइस उसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15, 20, 30 मीटर है तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेसिक से समझाऊंगा गाइस, हर क्वेश्चन को मुझे समझाना है, बस क्वेश्चन कराना नहीं है। एक कमरा है, ठीक है, एक क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है, तो ये क्यूबॉइड की शेप में एक कमरा है, ये हो गया। इसकी जो चौड़ाई है कितनी दे दी 20, और लंबाई क्या है 15, और हाइट कितनी है 30, ये हो गई हाइट। अब आप खुद कंसीडर करो कि जो कमरे की होती है चारों दीवार, वो चार दीवार कौन सी होगी, एक, सामने वाली दो, पीछे वाली तीन, यही, और साइड वाली चार, चार दीवार होती है। ठीक है, चार दीवार होती है गाइस, तो इसका एरिया क्या होता है, तो इसमें ना ये वाला एरिया काउंट नहीं होता, एक तो ये वाला एरिया काउंट नहीं होता, ठीक है गाइस, और एक फर्श काउंट नहीं होगा, जो ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श काउंट नहीं होगा। तो ये एरिया क्या है, देखो ये L इंटू बी है, और ये भी क्या है L इंटू बी है। तो इसका जो क्यूबॉइड का जो एरिया होता है ना, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो इसमें 2 एल बी माइनस हो जाता है, और जब 2 एल बी इसमें से मैं माइनस करूंगा, 2 एल बी को मैं माइनस करूंगा तो ये 2 एल बी पूरा चले जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है केवल 2 बी एच प्लस एच एल। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें हाइट ना कॉमन होती है, क्योंकि हाइट इसमें सब जगह आएगी, तो हाइट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 हाइट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बेस प्लस लेंथ। अब मुझे यही इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 हाइट कितनी दे दी गाइस 30, और जो ब्रेथ कितनी दे रखी है, मुझे कितनी दे रखी है इसमें 20, लेंथ कितनी हो गई 15, ऐड करो 35, और 2 इंटू 30 इंटू कितना हो गया ये, तो 35 दूनी 70, 70 और तिया कितने हो गए 2100, तो 2100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा चारों दीवारों का एरिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या जो हमें दे रखी है, कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आपको 9 का हमें रूल पता होना चाहिए, जो 9 से डिविजल संख्या होती है उसका रूल क्या होता है गाइस। इनका जो सम होगा ना, अगर 2 + 3 + 4 + 6 + x + 4 + 5, इनका जो सम होना चाहिए ना वो 9 के डिविजल होना चाहिए। तो ऐड करते हैं, 2 3 कितना हो गया 5, 5 4 9, डायरेक्ट कर दो 9 से हो गया, 4 5 9, ये भी कट गया। तो x की वैल्यू में क्या रखना चाहिए भाई, x की वैल्यू में 3 रखता हूँ, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, जो 9 से डिविजल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा इसके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा ए। हमें बेसिक सी बात पता है कि हमारे विकर्ण है, विकर्ण भी हमारी क्या होती है सेंटीमीटर यूनिट होती है, जो डायगोनल होते हैं वो क्या हमारे इसमें सेंटीमीटर की यूनिट में होते हैं। ठीक है, अब मेरे से सेंटीमीटर में देखे, अब मेरे से कह रहा है सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो क्या होगा अनुपात, मतलब एरिया, एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो मैं क्या भाई, ये 3 मीटर मतलब मुझे सेंटीमीटर दे रखा है, और ये क्या 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अब मुझे क्या इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इनको स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा गाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स प्लस 1/x इजिकल टू 4x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इजी है भाई, 4 चौक 16 माइनस का 2, तो क्या आंसर आ गया 14। कैसे आया, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, x² + 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। ठीक है, a² + b² + 2ab, ये इससे कैंसिल हो गया। अब x + 1/x² कितना दे रखा है भाई, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे से पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या बचता है 2, तो ये कितना हो गया 16, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 14। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइस इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक समबाहुज के अंत कोण और एक बहिष्ठ कोण का अनुपात
4:1 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक वो है, यहाँ पे शेप है, कोई भी शेप है आपकी, मुझे नहीं पता कितनी साइड है, ठीक है। अब साइड है तो कह रहा है एक जो मतलब उसका जो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, मतलब अंतकोण और बहिष्कोण, एक क्या हो गया इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो रेशो दे रखा है 4:1 दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कोई, जैसे ये मान लो मैं एक ट्रायंगल है, ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल और ये क्या हो गया वाई एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा, इन दोनों का जो रेशो दे रखा है, एक को मुझे 4 दे रखा है और एक मुझे 1 दे रखा है। तो अब इनका सम कितना होता है भाई, जब कभी भी एक लाइन पे होते हैं तो ऑब्वियसली इनका सम 180 होता है, ठीक है 180 होगा गाइस। तो अब 4x + 1x, ठीक है, इसका सम कितना होगा 180। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी भाई, कितनी आ गई, काट दूंगा इससे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है 36 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 36। तो अब इंटीरियर एंगल कितना है, तो 36 चौक के कितने होते हैं हमारे 144 और x की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो मुझे यहाँ से पता लगा इंटीरियर एंगल कितना है भाई हमारा 144 और एक्सटीरियर एंगल कितना है 36। अब कह रहा है कि इसकी जो बहुभुज है इसकी साइड्स कितनी है, तो इसकी साइड पता लगाने के लिए क्या करते हैं भाई, एक्सटीरियर एंगल का से ना 360 को डिवाइड कर देते हैं। तो 360 से मैंने जब एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है मुझे 36, तो मैंने डिवाइड करा तो मेरी आ गई साइड 10। तो ये 10 साइड का था, ठीक है 10 साइड का था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका बी। अब कैसे मेरे को पता गाइस कि मैंने इसको कि जो इसका होता है 360 से डिवाइड कर देते हैं 36 को। गाइस हमेशा देखो मुझे भी याद नहीं रहता, मैं क्या याद करने का तरीका क्या है मेरा, मैं ट्रायंगल और स्क्वायर को पकड़ता हूँ, ठीक है ट्रायंगल और स्क्वायर को पकड़ता हूँ। तो इन दोनों का इसका सम क्या होता है 190, इसका सम क्या होता है 360, क्योंकि ये 90 होता है और ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है और ये भी 90 होता है। तो इसका जो सम होता है 360 होता है एंगल ऑफ सम, और इसका होता है 180। ये तो गाइस बेसिक बात है, आपको ये पता होना चाहिए। अब 180 होता है, ठीक है। तो अब बात करो गाइस इसकी, तो अगर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, और बाहर वाला कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये जो बनेगा 180 होगा पूरा। तो 120 बाहर वाला हो गया और ये हो गया 60। अगर मैं 360 को 120 से डिवाइड करूंगा तो साइड कितनी आएगी 3, और ये क्या है ट्रायंगल जिसकी 3 साइड होती है, ठीक हो। ये कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करी। अब मैं सेकंड वाला एग्जांपल बताता हूँ आपको। अब इसका बाहर वाला जो एंगल क्या होगा गाइस 90, क्योंकि ये 90 है, इस पे बाहर जो बनते हैं इस पे बनते हैं एक लाइन पे एंगल, वो बनता है 180, तो ये 90 हो गया और ये भी हमारा 90 हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है 90। तो 90 को जब मैं 360 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 4। तो इसकी साइड कितनी होती है 4। तो इस तरीके से मैं इसको फॉर्मूले को याद करता हूँ, जब भी मेरे माइंड से कभी भी उतरता है तो मैं इसको याद कर लेता हूँ कि भाई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लूँ, ट्रायंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लूँ, और कौन सी वाली कर लूँ मैं स्क्वायर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दूँ। अभी तो गाइज इसने क्या पूछा कितनी साइड्स है। अब कभी कभी पता है क्या पूछ लेता है, ये कह रहा जो इस 10 जो ये सेफ है, एक कितना 2 3 4 5 6 7 जो भी बनेगा ये हमारा 10 का बनेगा। कह रहा इसका जो इंटीरियर का सम है कितना होगा, जैसे ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है। गाइज ये बेसिक बात बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो क्वेश्चनों में आगे पूछ सकता है। और इसका जो सम होता है इंटीरियर का एंगल 360 होता है, ठीक है। अब कह रहा है इसका सम कितना होगा, तो इसका सम होगा n-2 इंटू 180, ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो n कितनी है, साइड होती है 10 माइनस का 2, और ये कितना हो गया 180। तो मैंने जब मल्टीप्लाई करी 8 इंटू कितना हो गया इससे, तो इसका सम कितना आ गया 18 अट्ठे 144, तो कितना आ गया 1440। जो इसका सम होगा कितना होगा 1440। अब ये वाला फॉर्मूला भी मैंने किसकी वजह से याद कर रखा है गाइस, ट्रायंगल और स्क्वायर की हेल्प से याद कर रखा है। कैसे, अब गाइस देखना n-2 इंटू 180। अब ये मैं किसका निकालता हूँ ट्रायंगल का, ट्रायंगल की साइड कितनी होती है 3 माइनस का 2 इंटू 180। अब 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 180, जो ट्रायंगल का सम होता है 180। अब मैं बात करता हूँ स्क्वायर की, तो ये क्या हो गया n-2 इंटू 180। स्क्वायर की साइड कितनी होती है 4, 4 माइनस 2 इंटू 180। तो कितना हो गया 4 में से 2 गया तो ये हो गया 2, और कितना हो गया 360।
देखो इसका सम कितना होता है स्क्वायर का 360। तो गाइज ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बात आपको बताई है, बिल्कुल मतलब रटाने वाली बात खत्म ही कर दी। आप क्वेश्चन को इस तरीके से याद कर सकते हो। आप फॉर्मूले को याद करते हो, कभी भूल जाते हो ना, n-2 था, n-3 था, या क्या था 180 से मल्टीप्लाई करना है, 90 से मल्टीप्लाई करना है, या 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई इन चीज़ों को याद करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। आप ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से याद रखो और स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से याद रखो, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि cot 3 थीटा और cot 6 थीटा इज इक्वल टू 1 है तो tan 15 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो गाइज हमेशा क्या होता है, जब कभी भी ये एक होता है तो इनका समना क्या होगा, 90 होगा। तो 3 थीटा प्लस 6 थीटा कितने हो गए, एक। तो 9 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90 होती है, 90 होती है। तो 9 थीटा, थीटा कितना आ गया भाई यहाँ से हमारा 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री आ गया। तो tan 15 इंटू कितना हो गया, 150 हो गया। थीटा की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करें तो tan 150 कितना होगा भाई, tan 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस का 30, 180 माइनस का 30, और tan 180 माइनस 30 कितना होता है, माइनस का tan थीटा, ठीक है, माइनस का tan थीटा होता है। तो अब tan थीटा, tan 30 कितना होता है, 1 माइनस ये हो गया अपॉन में √3। तो माइनस आंसर क्या आ जाएगा गाइस हमारा ऑप्शन ए। क्योंकि गाइस ये, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये नेगेटिव मैंने क्यों लिया, आपको बेसिक बेसिक चीज़ बात बता रहा हूँ जो नहीं बताता हर कोई। देखो ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये 0 से 90 होता है, ये 90 से कितना होता है 180, और ये कितना होता है 270। अब 270 होता है, अब ये एंगल है 100, 150 कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ क्या है साइन पॉजिटिव है। टेन किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा गाइस, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आनी थी, ठीक है। अब कैसे, अब मुझे कैसे पता लगा कि इनका सम 90 कैसे होता है गाइस, अगर मैं बात करूँ cot 30 इंटू क्या हो जाएगा cot 60, ठीक है, cot 60। तो cot 30 कितना होता है भाई, ये होती है हमारी √3, और cot 60 कितना होता है 1 का √3। अगर आप देखोगे कितना आता है 1 आता है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है 90। मैं हमेशा फॉर्मूले को कराऊंगा ना, क्वेश्चन को कराऊंगा, तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल जरूर दूंगा जिससे आप मतलब कभी भी याद ना रखो, मतलब इन बेसिक चीज़ों से आपको क्वेश्चन को रिलेशन करके आप अपना आंसर निकाल सको। अगर मैं देखूँ cot 45 है और दूसरा भी cot 45 है, और इनका भी वन कितना 1 होगा, क्योंकि ये दोनों का सम कितना है 90 है। तो ये कितना cot 1 होता है, ये भी cot 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा √36 और √64 की का एलसीएम क्या होगा भाई, ये 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गाइस, ए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा ए बी सी डी ऐसी चार संख्या हैं कि ए और बी का जो एलसीएम है बी है, और बी और सी का जो एलसीएम है सी है, और सी और डी का जो एलसीएम है डी है, और ए बी सी डी का एलसीएम क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा इसमें, डी। जो लास्ट में जो एलसीएम बचता है ना, कहाँ तक, अगर सी और डी का जो एलसीएम है डी, यही हमारा एलसीएम होगा। कैसे गाइस, अगर मैं करता हूँ 2 और 4 का एलसीएम क्या है 4, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, अब बी हो गया। अब कह रहा बी और सी, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 8। तो इसका एलसीएम क्या है सी, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो बी और सी का जो एलसीएम क्या था गाइस सी, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब कह रहा है सी और डी, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 16। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब मैं सारी संख्या लिखता हूँ ए बी सी और डी, ये 2 हो गई और ये 4 हो गया, और सी कितना हो गया 8 हो गया, डी कितना हो गया 16। अगर आप इन सब का एलसीएम निकालते हो ना तो 16 ही आएगा, क्या आएगा डी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है गाइस। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं, 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो भाई क्या होता है, मैन, डेज, और जो होता है वर्क, टोटल वर्क, ठीक है, वर्क लिख देता हूँ, ठीक है। वर्क सेम हमारा होगा मैन इंटू डेज अपॉन में वर्क। तो मैन कितने हो गए 15, डेज कितने हो गए 7, काम कितना किया उन्होंने 35 बॉक्स भरे, ठीक है। मैन कितने हो गए पता नहीं, दिन कितने लिए उन्होंने 5, बॉक्स कितने भरे 65। तो मैन की संख्या यहाँ से निकाल लो।
तो कितना हो गया 7 पंजे 35, 5 से काटा ये हो गया 13 और 5 से इसको काटा कितना हो गया 3, तो 13 तिया 39, ये हो गया 39। मैन कितने चाहिए हमें 39। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद कितनी है 62 वर्ष हो जाएगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है। क्वेश्चन को समझना गाइस 3:4, ठीक है। ये आलोक है और ये क्या है अनिल, ठीक है, ये अनिल हो गया। अब कह रहा आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद, मतलब आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 62 वर्ष। तो अब कितनी है 20 माइनस कर देता हूँ ना तो 42 हो जाएगी। तो आलोक की आयु 42 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करिए भाई 14 तिया 42, तो इसमें भी 14 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 14 चौके 56। तो किसकी अनिल की जो वर्तमान आयु कितनी है 56। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन का डी। कह रहा है यदि कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 है तो कॉस एन थीटा प्लस 1 कॉस एन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी गाइस ये वैल्यू आ जाए तो आंसर यही आएगा 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा गाइस हमारा बी। मतलब हमसे क्या पूछता है एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² या एक्स क्यूब प्लस 1/x³ या एक्स की पावर k प्लस 1/x⁻k या एक्स कॉस थीटा प्लस 1/x⁻cos थीटा, ठीक है, क्या आएगी हमेशा 2 ही आएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा हमेशा गाइस 2 आएगा। क्यों 2 आएगा अब ध्यान रखना, x की वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1/1 2, तो एक एक कितना होता है 2, तो वैल्यू रखना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 ही आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा 2 ही आएगा, 1 की पावर k प्लस 1/1 की पावर k, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा एक ही रहता है, तो ये भी क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 ही रहेगा, तो 2 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या दे दिया इसके वाइज जो इसकी वैल्यू ना 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो सेम यहाँ पे भी 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी रहे n रहे कुछ भी रहे, तो क्या आ जाएगा गाइस इसका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि a tan अल्फा इज इक्वल टू बी तो cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है a tan अल्फा इज इक्वल टू बी, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी b/a। अब मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब cos थीटा क्या होता है भाई, आपको क्या पता होना चाहिए भाई, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की तो वैल्यू मुझे पता है क्या आ जाएगा a, तो ऊपर तो a आएगा, 2 क्वेश्चन में चेक कर लो जिसके ऊपर a है उन क्वेश्चनों को कर लो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ना ही ये ऑप्शन होगा। सेकंड चीज़ करते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, जो अब मुझे पता है कि बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होती है। तो परपेंडिकुलर क्या है भाई b का स्क्वायर और हाइपोटेनस बेस क्या है हमारा, बेस क्या a, तो a का स्क्वायर किसका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई रूट में b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया गाइस हमारा d, क्योंकि पहले a लिख लो कोई बात नहीं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और ये हो जाएगा a, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा d। किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, अब तो आप किसी की भी वैल्यू पूछ लो, साइन थीटा की पूछ लो। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारा b, तो क्या हो जाएगा b और हाइपोटेनस क्या है ये हमने जो निकाला है हाइपोटेनस क्या हो गया ये, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल कितना है 768 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। मतलब 6x इंटू 8x, इनका जो मल्टीपल दे रखा है कितना 768, तो 6 8 48, 48 का 6 से ही मैं डिवाइड कर लेता तो क्या हो गया 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 6 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 4 गया और 6 48, तो 8 128, 8 से करा तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1 और 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, कह रहा है छोटी संख्या, तो 6 चौक 24, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8 चौक 32, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36, 72 और 144 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो क्या होगा भाई 144 ही होगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा 144, चेक कर सकते हो 36, 72, 144। देखो 36 एकम 36 ही होता है, और 36 दूनी क्या होता है 72, और 36 चौके क्या होता है 144। तो 36 तो कॉमन है ही, 1 2 ले लो और 4, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट ही 4 जो ले लो, 144 हो जाएगा हमारा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले हैं, तो समूह में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ोगे दोबारा। कह रहा प्रत्येक लड़के को समूह में मौजूद लड़कों की संख्या के 3 गुने के बराबर सेब मिले हैं। तो एक्स की जो संख्या थी, नंबर ऑफ बॉयज कितने एक्स, और इससे 3 गुने सेब मिले हैं, ठीक है। तो 3 गुने सेब मिले हैं, तो क्या हो जाएगा गाइस 3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 3x स्क्वायर। ये सेब में कितने मिले हैं 1200, तो यहाँ से मैं इसको काटूँ तो कितना हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 220, x की वैल्यू 20 आ गई। अब कह रहा पूछ रहा है लड़कों में, समूह में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़के क्या आते हैं भाई ये x, तो क्या आ जाएगा 20। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 36 प्राप्त होता है, तो सूची पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर कह रहा है 10% की छूट दी जाती है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं गाइस। जो ये 36 है ये 90% है, ठीक है 90% है, 9 है, और मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया, तो ये आ गया मेरा सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया 40 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, और जो सेलिंग प्राइस थी कितनी थी 36 रुपये, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस थी क्योंकि मैंने 10% का ऑफ दिया था। अब कह रहा कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं 20% का ऑफ देता हूँ, 20% कितना हो गया भाई 8 रुपये, तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा 32 रुपये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो गाइस मैं डीआई के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ इस बार, तो पढ़ लो ऊपर का वाला कि दी गई तालिका में वर्ष 2013 से 2017 के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय कुछ नहीं है, मतलब जो हमें मतलब किए वहाँ से पढ़ो बस केवल। तो इसको थोड़ा सा नज़र डाल लिया करो कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कह रहा, बट ज़्यादा मतलब ध्यान से मत पढ़े करो, जो लाइन है अपनी इससे मतलब है। कह रहा कर और ऋण, कर और ऋण, कर और क्या है भाई कर और ऋण, टैक्स हो गया और इंटरेस्ट हो गया हमारा ऋण। कह रहा है वह कुल व्यय ईंधन, ईंधन क्या है हमारा फ्यूल, से व्यय से कम है, मतलब जो इन दोनों का सम है ना वो फ्यूल से कम हो। तो भाई यहाँ देखोगे 4 और 8 को जोड़ोगे ना तो 22 आ जाएगा। अगर मैंने 0.88 और 6 तो मैंने अभी ऐड ही नहीं किया, तो ये केवल 22 हमारा 20 से एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी हमें 2013 चेक करना है, 2016 चेक करना है, 15 14 केवल जो ऑप्शन है वही चेक करना है। तो मुझे कौन सा ऑप्शन चेक नहीं करना, मुझे 2017 चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो वो तो लास्ट में मैं चेक ही नहीं कर पाता गाइज। तो और यहाँ से सेकंड करते हैं। कह रहा 7 और 22 कितने होते हैं भाई, 7 और 22 होते हैं हमारे 29, 23 से एक्स्ट्रा है ऑब्वियसली अब भी। 8 और 16 कितने होते हैं 24, और ये क्या है 19, तो ये भी हमारा कट गया। और 17 और 6 कितने होते हैं भाई, 17 और 6 होते हैं 23, और ये कितना है 28। अगर मैं 0.28 और 5 को भी ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 7.8। तो जो पूरा ऐड करने के बाद आएगा मेरा इंटरेस्ट और टैक्सेस यहाँ पे, तो 23.78 आ रहा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है 28.8। तो भाई यहाँ पे जो है फ्यूल का ज़्यादा खर्चा है 2016 में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2013 से 2017 तक के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था। तो सैलरी मेरे से पूछ रहा है, पहली सैलरी कितना है 60.5 करोड़, ये करोड़ में दे रखी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये करोड़ में दे रखी है। तो सेकंड कितनी है 68.4, और 62.8 67.2 84। तो गाइज मेरे को अब क्या है, मेरे को एक वैल्यू माननी पड़ेगी, मैं इसको डेविशन मेथड से करता हूँ। तो वैल्यू को क्या मैं मानूँ 60 मानूँ 70 मानूँ क्या मानता हूँ। तो भाई मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है मैं 65 मान लेता हूँ ना, ठीक है 65 ना मान के ना मैं 650 मानता हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट काट दूंगा। ये क्या 605 मानूंगा मैं, 60.5 नहीं मानूंगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस है 45 का। और कितना 684 और 650 का डिफरेंस कितना है भाई, 684 और इसका डिफरेंस कितना, ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि ये 650 से छोटा था पहला वाला, और ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये ज़्यादा था, तो ये 34 हो जाएगा। और कितना ये 62.8, तो 62.8 कितना वो 628 कितना है 650 से, भाई ये कम है 22 कम है। और 672 ये 650 से 22 ज़्यादा है। और 84
840 कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 190 ज़्यादा है। तो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11। तो क्या आ गया, माइनस का 11, 45 में से 34 गए 11, और माइनस 11 कर दो 190 में, तो कितना आ गया, 179। ठीक है, 650 तो था ही, अब इसको क्या 5 में डिवाइड कर दो, कितने भाई, ये 2013 से लेके 17 तक ये हो जाएंगे 5, तो 5 में डिवाइड कर दो। मैंने जब 5 में डिवाइड किया तो 5 तिया 15, और 5 तिया 15 बचा क्या, 29, 29 को मैं कह सकता हूँ 58। ठीक है, 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो 65 में मैंने जब इसको जोड़ा 58 को, तो कितना आ गया, 68.58। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक है। तो गाइस इसको हम टाइम बचाने के लिए किस तरीके से करेंगे, तो बस थोड़ा थोड़ा हम क्या अप्रॉक्स लेते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं गाइस, देखो कह रहा है 60 पॉइंट, अगर मैं देखो 2013 से कितनी वृद्धि हुई है, तो 60 पॉइंट अगर मैं देखूँ 60.5 है, तो अगर मैं इसका 10% निकालूँ अप्रॉक्स, तो कितना हो जाएगा 6, और 20% कितना हो जाएगा इसका 12, और 60 में मैं 12 को ऐड करता हूँ तो 72 होना चाहिए अगर मेरी 20% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ तो 68 है, तो ये वाला 13 और 14 तो ऑप्शन कट गए। अब 14 से 15, तो ये तो वैसे ही कम है, तो यहाँ तो डिक्रीज़ हुआ, ये भी कट गया, बचता है 16। 15 से 16, अब 15 से 16 में वृद्धि देख रहे हो कितनी है, केवल 5 की वृद्धि है, और बल्कि 6 पॉइंट जो है 68.2 की अगर 10% देखें तो कम से कम 6 तो होगा ही होगा। ठीक है, और 20% कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ भी हमारी केवल 5 की वृद्धि है, 12 तो कम से कम होनी चाहिए, तो ये वाले भी ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं 17 देखते हैं गाइस, 667 मैंने मानता हूँ, तो इसका 10% कितना हो गया 6.7, 20% कितना हो गया भाई, इसका हो गया 13.4, 13.4, तो 67 में 13.4 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया 80.4, और ये कितना है भाई 84, तो 20% से ऊपर की वृद्धि है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा इसका सी। गाइज इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, कह रहा है इसमें वेतन पर व्यय की वृद्धि, अगर ये कह देते ना वेतन के वेतन में कितनी वृद्धि, वेतन में 20%, मतलब 20% की वृद्धि किस में है, तो हमारा कोई बिल्कुल क्वेश्चन सही होता, पर इसने बोला वेतन पर व्यय, तो थोड़ा सा डाउट है, पर व्यय की वजह से मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर के अंदर ही इसने सैलरी को इन्वॉल्व कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा आप 2.84 घंटों को घंटों, मिनट और सेकंडों में किस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन अच्छा है गाइस, देखो 2.84, तो जो पॉइंट से पहले वो हमारा क्या हो जाएगा आवर, तो 2 आवर, अब बचता 0.84, अब पॉइंट है 100 लिखता हूँ, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 60 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा होगा 0 से 0, 6 की इसमें मैंने मल्टीप्लाई करी, 6 चौक 24, 2 कैरी गया, 6 अट्ठे 48, कितना हो गया 50.4, क्योंकि 10 था तो भाई ये आ गया 0.4 यहाँ पे, तो 50.4 हो गया। अब ये पॉइंट से पहले ये क्या हो जाएगा मिनट, तो 2 आवर 50 मिनट। ठीक है, अब मिनट ये आ गया गाइस, अब ये कितना 4, पॉइंट आ गया तो 10 ये हो जाएगा। अब 10, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 0 से 0 गया, और 6 चौक 24, अब पॉइंट नहीं है तो 24 सेकंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा इसमें, ऑप्शन सी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक ज़रूर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं ऐसी वीडियो और लेके आता रहूँगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। तो गाइज प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक वीडियो को लाइक जरूर करो।